जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज हमारा आज का जो लेक्चर है वो है प्रेजेंटेशन 3 में ग्रीन थ्योरम क्या होता है। तो बेसिकली ग्रीन थ्योरम में हम देखते होते हैं कि हमारे पास एक लाइन इंटीग्रल होती है किसी क्लोज कर्व के ऊपर। जो लाइन इंटीग्रल जब उसको हम डबल इंटीग्रल में शिफ्ट करते हैं एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, तो वो हमारे पास ग्रीन थ्योरम कहलाती है। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें ये जो एक सिंबल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ये इधर सी लिखा हुआ है, इसको रीड करेंगे लाइन इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज्ड कर्व सी। ये जो सी है आपके पास, इसमें ये जो इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल है ये पी ऑफ डी एक्स प्लस क्यू ऑफ डी वाई, ये इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है। अब लाइन इंटीग्रल को जब हम शिफ्ट करेंगे डबल इंटीग्रल में, देन एज पर ग्रीन थ्योरम इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो ये होती है कि Q की डेरिवेशन करें, पार्शियल डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू x के, फिर माइनस, और P की डेरिवेशन करें पार्शियल डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू y। और ये हम जब रिजल्ट फाइंड कर लें देन इसके ऊपर डबल इंटीग्रेशन रीजन में अप्लाई कर देंगे अंडर सम स्पेसिफिक एरिया, तो वो हमारे पास ग्रीन थ्योरम कहलाता है। यहाँ से हमने ये सीखा कि ग्रीन थ्योरम जो होता है हमारे पास वो एक लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज कर्व के ऊपर होता है। उसको हम डबल इंटीग्रल एक रीजन के अंदर शिफ्ट करते हैं एक उसी क्लोज कर्व के ऊपर, देन वो हमारे पास ग्रीन थ्योरम कहलाता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने समझा दी है, यहाँ पर मेंशन भी है मैथमेटिकल फॉर्म। तो आइए इसका फिर एमसीक्यूज देखते हैं कि इसके ऊपर एमसीक्यूज किस तरह का एग्जिस्ट कर रहा है। एमसीक्यूज है कि व्हाट डज ग्रीन थ्योरम रिलेट, ग्रीन थ्योरम से रेलिवेंट कौन सी चीज ठीक है। इसमें जो हमारे पास राइट आंसर है वो बी है, बिकॉज बी की जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि ये जो है लाइन इंटेग्रल ये चेंज होता है किस में, डबल इंटीग्रल में। बिल्कुल ये ठीक है। इसमें ए जो ऑप्शन है हमारे पास वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें मेंशन है कि लाइन इंटीग्रल जो है सरफेस इंटीग्रल में होता है, ऐसा नहीं होता। और सी ऑप्शन है सरफेस इंटीग्रल जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में होता है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल में हमारे पास थ्री डायमेंशन आ जाती है। थ्री उसमें डबल इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट कर सकती है, ट्रिपल भी कर सकती है, लेकिन उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थ्री डायमेंशन के होते हैं। ये मिसाल के तौर पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसी तरह से ये हमारे पास जी एक्सिस होगी। खैर, तो इसी तरह से जो इसका डी है, देखें इधर वॉल्यूम की बात की थी तो इधर ट्रिपल की बात करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। जो राइट आंसर होगा हमारा सी। अब इसी तरीके से हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है कि हमारे पास पी भी गिवन है एंड क्यू भी हमारे पास गिवन है, तो हमने जो मालूम करना है वो करना है क्यू का डेरिवेशन लेना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, और p का जो डेरिवेशन लेना है वो विद रेस्पेक्ट टू y के लेना है। देन इस आपस में इसको मैनेज करेंगे, जो हमारे पास आंसर होगा वो हम देखते हैं कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखें हमारे पास जो गिवन है p बराबर है एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब एज पर फार्मूला जो गिवन है p का जो डेरिवेशन लिया हुआ है वो विद रेस्पेक्ट टू किसके लिया हुआ है, y के लिया हुआ है, लिहाजा इसको अप्लाई कर देते हैं p के ऊपर पार्शियल डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू y। अब बेसिकली पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y, इसमें जो p फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास x स्क्वायर दिया हुआ है। अब बेसिकली जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y के हिसाब से। चूंकि ये हमारे पास जो वेरिएबल गिवन है वो x गिवन है,
इसका मतलब होगा कि x एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। लिहाजा हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जब आप डेरिवेशन लेते हैं कांस्टेंट का, तो वो ऑलवेज आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो गिवन है q, वो है वाई स्क्वायर के। अच्छा, इसके अंदर जो फार्मूला गिवन है इसमें q का जो डेरिवेशन लिया हुआ है वो विद रेस्पेक्ट टू x के लिया हुआ है। लिहाजा ये हमारे पास पार्शियल q और पार्शियल x होगा। अब यहाँ पर पार्शियल बाई पार्शियल x, q की जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, वो क्या होगी, y स्क्वायर होगी। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डेरिवेशन जो है वो विद रेस्पेक्ट टू x के गिवन है, लेकिन जो फंक्शन है वो तो वाई स्क्वायर है। लिहाजा वाई स्क्वायर तो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो। लिहाजा यहाँ पर हम जीरो माइनस जीरो करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब जो सेकंड एमसीक्यूज का राइट आंसर है वो हमारे पास सी है, जीरो होगा। अच्छा, ये सॉल्व भी इसको किया गया है। हमारे पास है ग्रीन थ्योरम जो है वो किस तरह के रीजन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अभी चूंकि हमने एक लाइन इंटीग्रल से हमने एक फंक्शन को उस पे अप्लाई किया था डबल इंटीग्रल में, और साथ लिखा हुआ था डी रीजन के अंदर, तो वहां पर लेकिन ये क्लियर नहीं था कि वो रीजन जो है वो किस तरह का होना चाहिए। इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ए सिंपली कनेक्टेड रीजन इन द प्लेन। ये जो बी है ये सही है। क्यों? क्योंकि सिंपली कनेक्टेड रीजन इन द प्लेन, हमारे पास हम देख रहे थे इसके अंदर पी डी एक्स गिवन था और क्यू डी वाई गिवन था। इसमें बेसिकली एक्स और वाई ये दो लाइन इन्वॉल्व हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो ये हमारे पास किस में शिफ्ट हो जाता है, प्लेन के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इसको कह हम इसको ये भी कह देते हैं कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। लिहाजा ये जो सिंपली कनेक्टेड ये जो क्लोज कर्व होती है ये हमारे पास किस में एग्जिस्ट करेगी, प्लेन पे करेगी। वो कर्व इस तरह की भी हो सकती है, ऐसे सिंपल इधर भी हो सकती है छोटी सी कर्व, और वो क्लोज हो जाएगी। तो आप इसको किसी भी वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिहाजा जो थ्री एमसीक्यूज का आंसर है वो है हमारे पास बी। और ये हमारे पास इसको कुछ एक्सप्लेनेशन भी इसकी की गई है। अच्छा, ये एमसीक्यूज है हमारे पास, इवेल्युएट। हमारे पास ये जो एक एक यूं समझ लें कि मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास दी गई है। सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस थ्योरम से रेलिवेंट है। और इसमें इस क्वेश्चन के अंदर यूं समझ लें कि दो कंडीशंस गिवन हैं। एक वेयर से पहले कुछ चीज़ें गिवन है, और कुछ जो हैं वो वेयर के बाद गिवन है। इससे इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एज पर ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम में हमने ये सीखा था कि ये जो हमारे पास लाइन इंटेग्रल होती है अलोंग द क्लोज्ड कर्व, वो होती है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो जब हम इस चीज को कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, इस वाले फंक्शन के साथ, तो हमारे पास किस तरह की चीजें इवेल्युएट होंगी। अच्छा, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो x के साथ गिवन है वो डी वाई गिवन है। डी वाई के साथ यहाँ पर क्या गिवन है, q गिवन है ना। तो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि q जो है वो किसके बराबर है, माइनस वाई के बराबर है। इसी तरह से इधर डी एक्स के साथ क्या गिवन है, डी एक्स के साथ, सॉरी यहाँ पर डी वाई के साथ क्या गिवन है, एक्स है। तो ये एक मिस्टेक मैंने कर दी, ये गिवन है एक्स। और पी डी एक्स के साथ जो भी चीज़ गिवन होगी वो पी होगी। इधर डी एक्स के साथ गिवन क्या है हमारे पास, माइनस वाई। तो हम राइट अप करेंगे कि ये माइनस वाई है। अब
सबसे पहले तो ये काम करें कि इसको अप्लाई करना है हमने ग्रीन थ्योरम के ऊपर। ग्रीन थ्योरम क्या कहता है इसकी राइट हैंड साइड पे, कि ये रीजन है हमारे पास और पार्शियल ओवर पार्शियल। अभी हमने देखा था ग्रीन थ्योरम। ग्रीन ग्रीन थ्योरम की जो कंडीशन थी हमारे पास, क्यू का विद रेस्पेक्ट टू एक्स था और पी का विद रेस्पेक्ट टू वाई होगा हमारे पास। तो लिहाजा लिहाजा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Q का विद रेस्पेक्ट टू x है, माइनस P का विद रेस्पेक्ट टू y होगा। ये क्लोज हो गया और साथ डी ए लिखा हुआ है। तो इसमें हम फंक्शन Q का विद रेस्पेक्ट टू x का डेरिवेशन करें, हम इसको ऐसे राइट अप कर सकते हैं ना, कि पार्शियल और पार्शियल x साथ Q होगा हमारे पास, पार्शियल बाई पार्शियल x इंटू एक्स होगा। तो इसका जो आंसर होगा 1 होगा। इसी तरह से पार्शियल और पार्शियल वाई, इधर क्या होगा हमारे पास, p होगा, और p की जो वैल्यू है वो माइनस वाई है। पार्शियल और पार्शियल वाई इंटू माइनस वाई, तो इसका जो आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा। लिहाजा अब हमने कुछ इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं। देखें जी, ये हमारे पास p गिवन था और ये हमारे पास q गिवन था। अब q माइनस ये जो p है, अभी हमने वैल्यू निकाली थी कि q बाई एक्स की जो पार्शियल q बाई पार्शियल x की जो वैल्यू आई वो 1 आई थी, और इसी तरह से पार्शियल p बाई पार्शियल y की जो वैल्यू आई वो -1 आई थी। माइनस इंटू -1, ये आ जाएगा 1 + 1। लिहाजा 1 + 1 क्या आता है हमारे पास, 2 आ जाता है। अब चूंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी ग्रीन थ्योरम की, उसमें डबल इंटीग्रल था और रीजन दी हुई थी। अब जो मेरे पास फार्मूला गिवन था उसमें हमारे पास आंसर क्या आया, 2 आया, और साथ लिखा हुआ है DA। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने अभी बताया था कि हमारे पास जो है ये वेयर से कुछ टर्म पहले दी हुई है, इसको हमने इवेलुएट कर लिया एज पर ग्रीन थ्योरम। और फिर वेयर के बाद ये जो क्लोज कर्व है ना, क्लोज कर्व किस तरह की गिवन है, वो है यूनिट सर्कल है, रिकनेक्ट सेंटर्ड एट द रीजन। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ सीखने को मिल रही है, कि हमारे पास एक सर्कल होगा, तो और सर्कल में हमारे हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास उसका सेंटर है। अब सेंटर से सर्कल के किसी हिस्से पर भी हम चले जाएं, वो उसका डिस्टेंस भी बराबर होगा, और इसके साथ उसका डिस्टेंस जो होगा वो टोटल, वो उसका जो रेडियस है सेंटर से पॉइंट तक, वो हमारे पास 1 है। लिहाजा एरिया ऑफ सर्कल जो फार्मूला होता है वो होता है A = πr²। अब चूंकि r हमारे पास क्या होगा, 1, तो लिहाजा ये आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो इस बेस पे इसके जो आंसर में इंटीग्रेशन 2 DA लिखा हुआ है, ये जो डबल इंटीग्रल का जो रीजन आ रहा है वो तो पाई आ रहा है, जो साथ 2 भी लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2A नहीं बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह से ये हमारा 4 MCQs भी कंप्लीट हो जाता है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट है कि इफ C इज द बाउंड्री ऑफ ए रेक्टेंगल विद वर्टिसेस 0 0 2 0 2 3 0 3, और इसके साथ लिखा हुआ है कि x dy माइनस y dx इज इवैल्यूएटेड यूजिंग ग्रीन थ्योरम, व्हाट इज द रिजल्ट। अच्छा, ये अभी हमने जो MCQs नंबर 4 सॉल्व किया था, वो बिल्कुल यही चीज़ गिवन थी, x dy माइनस y dx, और इसको इसका जो हमने आंसर निकाला था वो कुछ इस तरह से आया था, राइट हैंड साइड पे डबल इंटीग्रल D to DA आया था। तो सेम इसको भी वैसे हल करेंगे, इसका भी यही आंसर आएगा। लेकिन MCQ नंबर 4 में जो सी, जो हमारे पास बाउंड्री दी हुई थी, वो एक सर्कल की दी हुई थी और उसमें बताया गया था कि वो यूनिट सर्कल है।
लेकिन इस एमसीक्यूज नंबर 5 में हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो सी जो है ये बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है? रेक्टेंगल की बाउंड्री है। और उसके जो वर्टिसेस हैं वो भी 4 गिवन है। अब सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल की डायग्राम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन जी हमारे पास रेक्टेंगल की डायग्राम बन गई है, जिसमें रेक्टेंगल से मुराद ये होता है कि उसकी लेंथ भी बराबर हों आपस में एक दूसरे के, और उसकी वेथ जो है वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसमें अब हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, मैं इसको पहला वर्टिसेस का फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ वर्टिसेस। इसमें मैं कह देता हूँ 0 0 है। और इसी तरह से मैं इसको नाम सजेस्ट कर देता हूँ V1 है, लेट्स सपोज। और ये हमारे पास है 2 0। और मैं इसको सजेस्ट कर देता हूँ कि ये V2 है हमारे पास। और इसी तरह से ये हमारे पास है 2 3 है हमारे पास। इसी तरीके से मैं इस वर्टिसेस को नाम दे देता हूँ 0 और 3 दे देता हूँ। अच्छा, हमारे पास बेसिकली अब देखें, ये हमने इसको V3 है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास V4 है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैंने इधर 0 0 यहाँ रखा। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 0 0 इधर लिख दें, इसको 2 0 को यहाँ इधर ले आए, और 2 3 को इधर ले आए। और इसी तरह से ये जो है ना 0 3 इसको इधर ले आए। मीन्स वेल के यहाँ से ये बताना इम्पोर्टेंट है कि आप वर्टिसेस यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, फिर ये तरतीब इस तरफ से जाएगी, आपकी यूं आएगी तरतीब। हाँ, अगर आप मिसाल के तौर पर आपने इधर से शुरू कर रहे हैं तो फिर आपकी तरतीब इधर से ही जाएगी। मतलब जहाँ से भी शुरू करना है उससे आगे आपने प्रोसीडिंग करनी है। जब आप रेक्टेंगल के वर्टिसेस बना रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि पहला वर्टेक्स आप इसको रख दें, और सेकंड इसको रख दें, थर्ड इसको रख दें, और फोर्थ इसको रखें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमारे पास, ठीक है? तो लिहाजा जी, तो फिर इसी तरह से अ, हमने अब इसके एक रेक्टेंगल बना ली, और देन उसके हमने वर्टिसेस सजेस्ट कर लिए। देन जो है, जो नेक्स्ट इसकी प्रोसीडिंग होनी है वो होनी है कि इसका एरिया फाइंड करना है हमने। तो हमारे पास चूंकि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है उसका। तो लिहाजा अब हमें इसमें इन 4 वर्टिसेस से हमने एक तो लेंथ को आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा जो है हमने उसकी विड्थ को भी आइडेंटिफाई करना है। तो अब चूंकि हमारे पास वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस से हमने एक पॉइंट हमें इधर बनाना होगा, एक पॉइंट यहाँ बनाना है, और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ चाहिए, तीसरा पॉइंट इधर चाहिए, चौथा पॉइंट इधर चाहिए। वर्टिसेस से उसकी हम पॉइंट्स उसकी उसमें डिस्टेंस में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। उसका एक फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस का, वो है x2 - x1 होल का स्केयर प्लस y2 - y1 होल का स्केयर, एंड देन हमारे पास होगा स्केयर रूट। अब देखें, अच्छा इसमें कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप आपने इसको इस पॉइंट को x1 और y1 का नाम दें, इसको आप x2 और y2 का नाम दें, इसको आप x3 y3 का नाम दे दें, इसको आप x4 y4 का नाम दे दें। ये कोई मैटर नहीं करती ये चीज़। लेकिन आप जो कोई से भी दो वर्टिसेस ले लेना डिस्टेंस के लिए, तो उनका जो आंसर होगा वो हमेशा जो भी आएगा वो सेम होगा, वो उसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है, आप सपोज करें आप x1 y1 इसको ले रही हैं, तो फिर लाजमी होगा कि x2 y2 आप इसको कंसिडर करें, या x2 y2 इसको आप सजेस्ट कर दें।
ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको x1 y1 का नाम दें और देन आप इस जगह पे आ जाएं x2 y2 का नाम दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो लिहाजा फिर यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं, 0 0 एंड 2 0, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसमें आएगा ये x2 2 - 0, 2 - 0 प्लस ये आएगा y2 - y1, 0 - 0 आएगा, 0 - 0 होल का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 2 आएगा। तो इसी तरीके से अब हम ये कर लेते हैं कि ये सपोज करें ये वाला जो पॉइंट है x1 y1 है, और इस पॉइंट को नाम दे दें x2 y2 का नाम दे दें। ये पॉइंट्स हमारे पास इधर से आ गए। इसका डिस्टेंस ज़रा निकालें। अब देखें टू, ये आएगा 2 - 2 0, 3 - 0 तो 3 आएगा। इसका मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 ही आएगा सिंपलीफाई करने के बाद। तो यहाँ से हम फिर ये हम चीज़ देख रहे हैं कि एक हमने लेंथ फाइंड कर ली, लेंथ 2 आई थी और उसकी जो वेथ है वो कितनी आई, 3 आई। तो लिहाजा इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 3, इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर आंसर आ जाता है हमारे पास 6 आ जाता है। लिहाजा ये जो हमने ग्रीन थ्योरम की जो राइट हैंड साइड थी उसमें ये जो डबल इंटीग्रल था और डी ए था, ये 2 तो एज ए कांस्टेंट होगा। बाकी ये जो डबल इंटीग्रल उसका एरिया गिवन है ना, इसका जो आंसर आया वो क्या आया, वो 6 आ गया। तो इसका मतलब ये 2 × 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। हाँ जी। तो इस बेस पे हम इधर देख लेते हैं इसके सोल्यूशन में, कि सोल्यूशन में भी बिल्कुल यही लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाउ द इंटेग्रल, ये 2 dA ये क्या होगा हमारे पास, ये 12 होगा। लेकिन चूंकि ये आगे एक कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है कि बट द करेक्ट आंसर इज 6 बिकॉज द इंटेग्रल इज x dy - y dx। मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में वो नेगेटिव वाई गिवन है, नेगेटिव, और वाई में वो क्या गिवन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो चूंकि यहाँ पर अगर आ जाता प्लस तो फिर तो आंसर यही 12 ही रहता है। चूंकि ये माइनस आ गया, ये उसकी डायरेक्शन ही अपोजिट हो गई, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो 12 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 पे डिवाइड होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। तो इसका इस भी आप हम कह सकते हैं कि जो MCQs नंबर 5 है इनके आंसर्स को हम देख लेते हैं। देखें इधर 12 भी गिवन है, 6 भी गिवन है, तो हमारा आंसर जो राइट आंसर होगा वो 6 गिवन होगा। इस वजह से हमारे पास अब आ जाता है MCQs नंबर 6 के व्हाट डज स्टोक थ्योरम रिलेट। स्टोक थ्योरम से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम स्टोक थ्योरम को, इसकी डेफिनेशन और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन MCQs आंसर की तरफ आ जाएंगे। देखें जी, स्टोक थ्योरम ना, ये हमारे पास लिखा हुआ है लाइन इंटेग्रल अराउंड ए क्लोज्ड कर्व। अच्छा, ये जो लिखा होगा ना, ये इस तरह का सिंबल, इसको रीड आउट करते हैं लाइन इंटेग्रल अराउंड ए क्लोज कर्व, बल्कि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है लाइन इंटेग्रल अराउंड ए क्लोज्ड कर्व लिखा हुआ है। तो और ये इसमें ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ना डबल इंटेग्रल, एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है एस से मुराद होगा सरफेस। और सरफेस में ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, डेल क्रॉस एफ। अच्छा, ये जो संबल है ना, इसको रीड आउट हम इस तरह से भी कह सकते हैं, डेल, और एफ जो है ये हमारे पास होगा वेक्टर फंक्शन। तो लिहाजा ये जो डेल होता है ना, ये इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जेड के, ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है।
और एफ जो है, इसमें वेक्टर्स ये होगा f1i प्लस f2j प्लस f3k। इस तरीके से जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डेल क्रॉस एफ, तो ये इस तरह से बन जाएगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। चूंकि ये क्रॉस है, तो लिहाजा ये इस तरह से बन जाएगा। ये इधर क्योंकि एफ डॉट डी आर है ना, लिहाजा ये बन जाएगा पार्शल ओवर पार्शल एक्स f1 प्लस पार्शल वाई f2 प्लस पार्शल बाई पार्शल f3। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो लिहाजा यहाँ से हम फिर क्या सीख रहे हैं कि ये जो स्टोक थ्योरम है, ये लाइन इंटीग्रल से शिफ्ट होता है सरफेस इंटीग्रल में ओवर द सरफेस एस। और जो ये जो बाउंडेड है, ये बाउंडेड किससे है, सी से है। अच्छा, तो अब हम इसकी एमसीक्यूज के पॉसिबल आंसर्स में आ जाते हैं। आंसर्स में है फर्स्ट के लाइन इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल होगी, शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड है सरफेस से वॉल्यूम, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और जस्ट ये ए ही इसका राइट आंसर होगा हमारे पास। अब हमारे पास है ये एमसीक्यूज नंबर 7, कि इसमें ये एफ गिवन है हमारे पास। एफ क्या गिवन है हमारे पास कि वाई जेड एक्स गिवन है, तो हमने फाइंड करना है कर्ल एफ। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कि कर्ल एफ क्या होता है हमारे पास। जी, तो कर्ल कर्ल और जो जो हमने अभी प्रीवियस में एक्सप्लेन किया था डेल, आप एक सम स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर कह सकते हैं कि ये एक ही चीज़ का नाम है। तो मतलब ये हुआ इसका कि ये होगा पार्शल बाई पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल बाई पार्शल वाई जे प्लस पार्शल बाई पार्शल जेड के होगा हमारे पास। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और या इसको दूसरे तरीके में ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है हमारे पास, ये बराबर है पार्शल बाई पार्शल एक्स कॉमा पार्शल बाई पार्शल वाई कॉमा पार्शल बाई पार्शल जेड। इस तरीके से एक ब्रैकेट में लिख दें इसको, और कॉमास में लिख दें। वो फिर भी एक ही मतलब है, इस तरह वेक्टर लिखें या इस तरह लिखें। इसके साथ गिवन क्या है, एफ गिवन है। एफ से मुराद ये होता है कि ये f1i प्लस f2j प्लस ये आएगा f3k आ जाएगा। या दूसरे लफ्जों में इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, f1 कामा f2 कामा f3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉमास में और ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अच्छा, लेकिन ये लिखा हुआ है ना कर्ल एफ का जो जनरल फार्मूला बनता है, वो फार्मूला हमारे पास ये है। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। अ, ये हम एक डिटर्मिनेंट लेंगे, इधर लिखेंगे आई, इधर लिखेंगे जे, इधर लिखेंगे के। अच्छा जी, देन जो है यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, कर्ल लिखा हुआ है। तो लिहाजा इधर आई के साथ पार्शल और पार्शल एक्स है, तो हम ये वाली फार्मूला लिख देंगे, पार्शल और पार्शल एक्स। इधर लिखेंगे पार्शल बाई पार्शल वाई, इधर लिखेंगे पार्शल और पार्शल जेड लिखेंगे। और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर आएगा f1, इधर आएगा f2, इधर आएगा f3। तो ये क्लोज हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास जो यहाँ पर गिवन है ना एफ, इधर गिवन है हमारे पास f1, f2 और f3। यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इधर f1 की जगह पर दिया हुआ है y, f2 की जगह पर दिया हुआ है z, f3 की जगह पर दिया हुआ है x।
तो लिहाजा हम इस जगह पे क्या लिखेंगे? इस जगह पर हम लिखेंगे, इस जगह पर लिखेंगे y, इस जगह पर लिखेंगे z, और इस जगह पर लिखेंगे x। तो अब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, और देन जो है हमने वेरीफाई करना है कि आया कि ये इस इसमें ए बी सी डी जो आंसर्स गिवन है, कौन सा आंसर राइट है। लेकिन यहाँ पर तो बज़ाहिर ये शो हो रहा है कि जो राइट आंसर है वो ये वाला है। लेकिन कैसे ये पॉसिबल हुआ? तो बेसिकली ये अभी तक मैंने ये सारे स्ट्रक्चर ये बता दी है। इसके सोल्यूशन में देख लेते हैं, ये हल हुआ पड़ा है। अच्छा देखें जी, अ, ये जो चीज़ लिखी हुई है मैथमेटिकल फॉर्म, ये कैसे बनी? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ये है 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। देखें, सबसे पहले हम फिक्स करेंगे आई को। जो फिक्स करेंगे वो इधर लिख देंगे आई। अब जिसको फिक्स कर दिया, इसका मतलब ये वाली कंप्लीट लाइन, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट कर देंगे। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास? ये वाली चीज़ नहीं बच जाएगी बाकी, अगर डिलीट कर दें बाकियों को। तो इसको एक्स को पार्शियल और पार्शियल वाई को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? एक्स के साथ। पार्शियल और पार्शियल जेड मल्टीप्लाई करें किसके साथ? जेड के साथ। ठीक है। तो ये फिर ऐसे बन जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? जेड के साथ। ये आई आएगा। अच्छा, आई आएगा, और साथ ये फार्मूला है को, ये इसको कहते हैं को फैक्टर। ये इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। देन अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अब फिक्स किसको किया हमने? अब फिक्स करेंगे जे को। इसका मतलब ये फर्स्ट रो भी हमारे पास डिलीट, ये कॉलम भी हमारे पास डिलीट। बाकी क्या बच जाएगा? ये आएगा कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, मैनेज करें, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? वाई के साथ कर दें। तो लिहाजा इस तरह टर्म आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब आएगा प्लस के आएगा हमारे पास, और देन जो है अभी हम इसको ये डिलीट कर देते हैं जो हमने खुद से ये। अच्छा, अब इस के वाला मतलब ये होगा कि ये वाली टर्म फिक्स करेंगे। अब इसका मतलब फर्स्ट रो कंप्लीट एंड थर्ड कॉलम भी कंप्लीट, बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे। ये डिलीट हो जाएंगे। बाकी क्या बच जाएगा? पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, इधर क्या है? जेड, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल, सॉरी ये पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, इधर भी वाई है, तो मतलब ठीक है, ये आएगा, इस तरह से आएगा। अच्छा, इन चीज़ों को मैंने कहा था कि जब आई जे के फॉर्म हो तो उसको ब्रैकेट में भी कॉमाज में भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल देखा जाए तो ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये इधर आई को ख़त्म करके कॉमा ये लिखा हुआ है, ये कॉमा दिया हुआ है। इधर जे को ख़त्म करके ये भी कॉमा लिखा हुआ है। हाँ जी, आई जे के इस तरह से ये आ गया, और ये ब्रैकेट में हमने क्लोज भी इसको कर दिया है। तो लिहाजा यहाँ से फिर हमें ये साबित हो रहा है कि देखें, ये है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, मतलब एक्स एज ए कांस्टेंट होगा, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा 0। अब z का विद रेस्पेक्ट टू z डेरिवेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से y है, ये y तो कांस्टेंट होगा क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू z ऑपरेशन कर रहे हैं, लिहाजा ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब z का विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इन सबको इकट्ठा करेंगे तो इस तरह से बनेगा 0 - 1, 0 - 1, 0 - 1 आ जाएगा। लिहाजा ये जो आंसर्स आते हैं -1, -1, -1, -1, दैट इज वाई ये जो बी आंसर गिवन था
ये दैट इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में अगर तब्दीली की जाए तो किस तरह पॉसिबल है। देखें जी, यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है ना, वाई जेड एक्स, यहाँ पर तब्दीली आ सकती है कि कैसे, कि एफ इक्वल टू मैं अगर लिख दूँ एक्स वाई जेड, तो मतलब फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा, इधर क्या आएगा वाई, इधर क्या आएगा हमारे पास जेड आएगा। तो मीन्स कि ये डिपेंड करता है कि ये किस तरह की तब्दीली है, चूंकि ये हमेशा पहला एलिमेंट F1 होता है, दूसरा F2 होता है, तीसरा हमारे पास क्या होता है F3 होता है। इसी तरीके से ये कुछ भी चेंजिंग करके उस हिसाब से फिर आंसर्स गिवन होंगे कि बताएं राइट आंसर कौन सा है। अच्छा, ये 8 है कि स्टोक थ्योरम जो है ये अप्लाई किस तरह की सरफेस के ऊपर होता है। ये जो है ना, हमने अभी इसकी स्टोक थ्योरम की स्टेटमेंट भी देखा था कि ये जो सरफेस थ्योरम है ये बाउंड्री के ऊपर अप्लाई होता है, बाउंड्री के ऊपर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि एफ हमारे पास गिवन है एक्स वाई जेड, और ये जो है अपर हेमिस्फीयर है, कि जेड बराबर है 1 - x² - y²। तो हमने फाइंड क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन कर्ल f.ds। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि कर्ल एफ को आप कैसे लिखेंगे। कर्ल एफ को ऐसे लिखेंगे आप, ये मैं आपको छोटा सा दोबारा से एक रिवीजन दे देता हूँ। आई जे के, इधर पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। इधर जो है हमारे पास F1 F2 F3 आएगा। इधर F क्या है हमारे पास, F1 जो है X दिया हुआ है, F2 जो है Y Z दिया हुआ है, F3 जो है Y दिया हुआ है। तो मीन्स वेल के यहाँ से हमने आंसर निकालना है। इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं थोड़ा सा एक समरी के तौर पर, और देन आप इसको वैसे प्रोसीड कर दें। इसमें ये स्टोक थ्योरम में हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो लाइन इंटेग्रल है, लाइन इंटेग्रल F.d है, ये बराबर किसकी है, डेल क्रॉस एफ के बराबर है, और ये डबल इंटेग्रल है। अब चूंकि ये बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री इज द यूनिट सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन। मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू चेंज हो जाता है यहाँ से, चूंकि ये जो गिवन है ये कुछ और है। चलें आगे देख लेते हैं। ये भी वैसे हल होना है। देखिए ना, इसमें हमारे पास किसकी बात की जा रही है, यूनिट सर्कल की बात की जा रही है, और मैंने बताया था यूनिट सर्कल को कैसे इवेलुएट करते हैं। अच्छा, बेसिकली ना यहाँ पर जो लाइन इंटेग्रल है ना, F.d r दिया हुआ है। अब F.d r वो डबल इंटेग्रल, और वो किस चीज़ के था, ग्रेडियंट क्रॉस एफ, या इसको कर्ल एफ ग्रेडियंट, अच्छा इसको ना ग्रेडियंट क्रॉस एफ लिखें, या इसको लिखें कर्ल एफ, तो इसका मतलब एक ही होता है। तो इसको कैसे वो आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, देन जो उसका ये ना, ये रिजल्ट जो लिखा हुआ है ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। आपने वही डिटर्मिनेंट बनाने हैं, उसमें वैल्यूज पुट अप करनी है, सिंप्लीफाई करनी है, देन ये आंसर आपके पास आएगा। अब चूंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल वो भी यूनिट सर्कल है, लिहाजा सेंटर ओरिजिन से सर्कल के किसी बाउंड्री पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमारे पास 1 होता है। और एरिया का ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो है πr²। अब r की जगह पर जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो लिहाजा इस बेस पे हम इसको कह सकते हैं कि ये जो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो पाई आएगा। फिर इसको फर्दर वो पैरामीटराइज कर लेता है वैल्यूज़ में, या आप खुद कर लेंगे। इसके बाद है ग्रीन थ्योरम क्या होता है, ये मैंने वेल डिफाइंड वे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको देख लेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है कि फाइंड द एरिया enclosed बाय द इलिप्स x² बाई a² प्लस y² और b², ये इक्वल टू किसके है, 1 के है। तो लिहाजा इसको आप सॉल्व करें, ये इजी है। एरिया इसका फाइंड करना है, ये वेरी सिंपल है, बिकॉज वो इंटीग्रेशन x dy है,
और ये उसकी जगह वैल्यूज़ रिप्लेस होनी है। ये सॉल्यूशन मौजूद है इसका। अच्छा, इसमें है ये 3 है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर किसके है, ये आई जे के वाली फॉर्म में है, तो कर्ल एफ फाइंड करना है। कर्ल एफ मैंने बताया हुआ है कि ये डेल क्रॉस एफ के बराबर होता है, और वही डिटर्मिनेंट वाला तरीकाकार देखें जी, ये यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है वाज़े तौर पर। और देन जो है इसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे खुद, ये इतना मुश्किल नहीं है। देन जो है इसके बाद एफ, अब ये चीज़ की मैंने, और अब क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस एफ। हाँ, ये कुछ लॉजिक चीज़ है कि देखें हमारे पास ना, एक होती है कर्ल एफ, एक होती है डाइवर्जेंस एफ, ये दो अलग चीज़ें हैं। जब कर्ल एफ की बात करते हैं ना, उसमें इन्वॉल्व होता है मल्टीप्लिकेशन क्रॉस वाला। जब भी क्रॉस वाली चीज़ हो तो ये इस तरह डिटर्मिनेंट में इसको ले जाते हैं आई जे ए वाली फॉर्म में, और देन जो है इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। लेकिन जब डाइवर्जेंस एफ की बात हो, अच्छा ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये भी है वही चीज़, डेल ही है। इसको आप डेल एफ लिख दें या डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस एफ लिख दें, ये एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जेड के इंटू एक्स, क्या है हमारे पास, ये वाली चीज़ गिवन है। मैं सपोज कर लें एफ को मैं जनरल मेंशन कर लेता हूँ, एफ वन आई, एफ टू जे, प्लस एफ थ्री के है हमारे पास। तो अब ऐसा करें, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट की वजह से आई वाली आई के साथ, जे वाली फॉर्म जे के साथ, के वाली फॉर्म के साथ आएगी। तो ये इस तरह से बन जाएगी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एफ वन, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एफ टू, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड एफ, ये आएगा 3। तो इस तरीके से आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, नो इशू। और जन इसको सिंपलीफाई कर लें। अब इसी तरीके से चूंकि ये यहाँ पर किया हुआ भी है, इसका जो आंसर आता है एमसीक्यूज नंबर 5 है कि स्टोक थ्योरम क्या है, ये मैंने एमसीक्यूज में ये अच्छी तरह से इसको वेल डिफाइन किया है कि ये हमारे पास जो है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ये बराबर होता है कर्ल एफ डॉट डी एस लिखें, या आप डेल क्रॉस एफ लिखें, नो प्रॉब्लम। या आप कर्ल एफ डॉट एन डी एस लिखें, कोई मसला नहीं है। चूंकि ये है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट में उसकी नॉर्मल वेक्टर की डायमेंशन होती है इन्वॉल्व, तो इसलिए यहाँ पर एन डी एस लिखा हुआ है, नो इशू। इसके बाद आ जाता है ग्रीन थ्योरम। बेसिकली ये ग्रीन थ्योरम की ये वर्ड यूज़ किया हुआ है स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो गिवन है, ये उसका क्वेश्चन गिवन है ग्रीन थ्योरम का। ये स्टेटमेंट से मीन्स ये उसका क्वेश्चन है हमारे पास गिवन। क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके साथ, डी एक्स के साथ है, और डी वाई के साथ क्या गिवन है, 2xy। और सी जो है ये बाउंड्री है, किस चीज़ की बाउंड्री है, स्क्वायर की। विद वर्टिसेस क्या है हमारे पास, 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1। तो खैर इस पे हम ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे। वो क्या है हमारे पास, पी डी एक्स क्यू डी वाई। अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन करें तो पी आता है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के, क्यू आता है 2xy के। तो अब चूंकि ग्रीन थ्योरम की राइट हैंड साइड में क्यू का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हुआ है, जब क्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो देखें क्यू क्या है, 2xy, तो एक्स ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। इसी तरीके से इसको हल करेंगे तो ये -2y आ जाएगा। देन इसमें से रीअरेंज करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4y आएगा। अब देखें ये लिखा हुआ है 0 1 0 1। चूंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर से मुराद ये होता है कि इसकी जो 4 कॉर्नर होते हैं ना, सब का सब बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। अब हमारे पास ये जो गिवन स्टेटमेंट है ना, 0 0 1 0 1 1 0 1, आप ये वही मैंने जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया था, अब वैसे इसको चेक कर लें। इसको V1 का नाम दें, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, और इसी तरह से इनको भी आप वही नाम तरतीब से दे दें, V1 V2 V3 और V4।
4। देन जो है आप इसको जब इवेलुएट करेंगे, डेफिनेटली जैसे एरिया ऑफ रीजन को हमने आइडेंटिफाई किया था ना, इसका भी इस तरह से बन जाएगा 0 1 × 0 1, चूंकि इसकी हर एक साइड बराबर है। अच्छा, 0 1 0 1 लिया ना मैंने, ये इसकी इसकी कोई खास रीज़न नहीं है। आप ये देखें इधर 0 1, उसने V4 पिक कर लिया है कि V4 वर्टिसेस है। आप जरूरी नहीं है कि ये 0 1 पिक करें, आप 1 0 पे पिक कर लें, बेशक 1 1 पिक कर लें, या 0 0 पिक कर लें, सबका आंसर जो आएगा ना वो सबका एक ही आएगा, वो नो इशू। तो इस क्वेश्चन में वो 0 1 को पिक किया है, क्योंकि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना, वो उसकी लेंथ और जो वेथ होती है वो बराबर होती है, उसके चारों साइड्स हिस्से जो होते हैं ना, पार्ट्स, वो सब के सब बराबर होते हैं। लिहाजा इस पे सिंपल सा काम करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये तो वेरी सिंपल है, ये आप बच्चे कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास है स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम में ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ये डबल इंटीग्रल है, कर्ल एफ डी एस है। तो हमने एफ जो गिवन है वो जेड एक्स वाई गिवन है, एस जो इसका पार्ट है पैराबोलाइज Z = 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और अबव द एक्स वाई प्लेन है, ओरिएंटेड अपवर्ड है। तो आप इसको सॉल्व करें। तो इसका ये भी वेरी सिंपल है, वही तरीकाकार है जो मैंने बताया था। चूंकि कर्ल एफ इन्वॉल्व है कि इसका वो आप डिटर्मिनेंट लेंगे 3/3 मैट्रिक्स का। तो वो किस तरह से लेते होते हैं 3/3 का। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये वैसे का वैसा ही आ रहा है, चूंकि क्वेश्चन में गिवन है, एफ गिवन है, वो आप रिप्लेस करेंगे तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे, 1 1 1 आ जाएंगे। और देन जो है ये उसके पैरामीटर्स गिवन है, उसका आर ऑफ टी क्या है, काज टी साइन टी और 0। चूंकि हमारे पास जो आर ऑफ टी होता है ना ऑलवेज, वो आप एक चीज याद रखें, ये होता है XI + YJ + Z K होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं XYZ। अब चूंकि क्वेश्चन में Z की तो बात ही नहीं की जा रही, तो ये तो हमेशा आएगा 0 आएगा। Y में क्या इन्वॉल्व होता है, साइन टी होता है, और X में हमेशा cos टी इन्वॉल्व होता है। तो लिहाजा हम इस तरीके से ये इसके पैरामीटर सजेस्ट कर सकते हैं, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई गिवन है। अब आपने सिंपल सा काम है कि ये उसके उसके ऊपर डेरिवेशन अप्लाई करना है, एफ ऑफ आर ऑफ टी। हम्म। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं कि ये कुछ हो सकता है कि ये आपको टेक्निकल लगे। ये एफ ऑफ आर ऑफ टी ये कैसे लिखा। हम इस 1 मिनट के लिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एफ किसके बराबर है, जेड एक्स और वाई के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एफ जो बराबर है जेड एक्स वाई के बराबर है। अब चूंकि हमने अभी आर ऑफ टी हमने कहा कि ये किसके बराबर होता है, x, y, z के बराबर होता है। और अभी जो हमने कीमतें लिखी हैं, हमने ये नहीं लिखी कि cos t sin t और 0, कि x cos t है, y sin t है और z 0 है। अगर इसको कंपैरिजन करके इधर पुट करें, इसका मतलब ये जो 0 है ये इधर आ जाएगा, ये लिखा हुआ है 0। इसके बाद x लिखा हुआ है, x क्या है, cos t है, इस जगह पे आएगा। ये देखें cos t लिखा हुआ है, और लास्ट में y लिखा हुआ है, तो y तो ये है हमारे पास साइन टी है, ये साइन टी आ गया है। अब इसका डेरिवेशन ले लें बेशक। अच्छा, ये जो डेरिवेशन लिया हुआ है ना, ये लिया हुआ है r का, r का इसका डेरिवेशन लें, डेरिवेशन ऑफ cos तो ये आएगा माइनस साइन, डेरिवेशन ऑफ साइन आएगा cos टी, डेरिवेशन ऑफ 0 ऑलवेज 0 ही होगा हमारे पास। अब चूंकि ये एफ डॉट डी आर है, तो एफ डॉट डी आर को जब कंपैरिजन करेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा cos स्क्वायर टी। चूंकि अब हम इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, इसकी लिमिट जो है ना 0 से 2 पाई, cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर इंटीग्रेशन डायरेक्ट cos स्क्वायर की पॉसिबल नहीं होती। लिहाजा cos टी, ये फार्मूला है हाफ एंगल का, कि cos t/2 बराबर होता है 1 + cos t/2, और देन जो है स्क्वायर रूट, ये फार्मूला होता है। अब चूंकि, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं cos t
इक्वल टू, अब ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के एंगल में ये टी डिवाइड हो रहा है टू पे। जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर भी एंगल के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा। क्या मतलब है, इधर कास्ट ही है, जब इधर टू डिवाइड वाला इधर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कास्ट टू टी। ठीक है। और ये डिवाइडेड टू, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट खत्म करनी हो तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो इसे का स्क्वायर टी बन जाएगा। दैट इज वाई ये जो आइडेंटिटी इस्तेमाल की गई है, ये हाफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसको पिकअप किया गया है। अब अब हमारे लिए आसान है कि वन की इंटीग्रेशन भी हमारे लिए पॉसिबल है, कास टू टी की भी पॉसिबल है। तो दैट इज वाई इसको बड़े आसानी से हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। जी, यहाँ तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया लेक्चर 3 का। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।